बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद वसीम साकिब, योर केमिस्ट्री प्रोफेसर। आज हमने एमडी कैट का लेक्चर नंबर 11 डिस्कस करना है। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो बेटा इसमें जो टॉपिक आज हमने स्टडी करने हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन्स, जो कि पॉजिटिव रेज हैं, कंपैरिजन ऑफ कैथोड रेज और पॉजिटिव रेज का कंपैरिजन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। प्लस क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस, जिसमें हम फोटोन और यूनिट ऑफ जो रेडिएशन एनर्जी है उसको मतलब डिस्कस करेंगे, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्वांटम नंबर्स और हाइड्रोजन एटम को क्वांटम नंबर या क्वांटम थ्योरी के बेस पे डिस्क्राइब करेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन जो प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स हैं, एनर्जी सब लेवल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, उनके बारे में जो डिस्टिंग्विश है, जो डिफरेंशिएशन, उसके बारे में डिस्कस होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल एसपीडी के बारे में जो है ना वो शेप्स के बारे में डिस्कशन होगी। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में जिसमें आफ्बा प्रिंसिपल है, पॉलीजस कूलिंग प्रिंसिपल है और हुंड्स रूल जो है, जिनकी मदद से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जब एटम की या किसी भी एलिमेंट की लिखते हैं तो उसके बारे में डिस्कशन होगी। जी तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन, जो कि पॉजिटिव रेज हैं। स्लाइड आपके सामने बेटा डायग्राम बनी हुई है। इस डायग्राम में बेसिकली ये कैथोड रेज की जो डिस्कवरी थी उसके बाद जो गोल्डस्टाइन था उसने 1886 में जो है ना वो कैथोड को जब परफोरेटेड बनाया, यानी कैथोड के अंदर छोटे छोटे पोर्स रखे, छोटे छोटे होल्स रखे, जिनको कैनाल भी कहा गया, तो उसने देखा कि कैथोड की बैक साइड पे रेड फ्लोरेसेंस उसे दिखाई दी। तो जो कैथोड रेज हैं वो तो ग्लास के टकराने पे या ग्लास के साथ टकराने पे ग्रीन फ्लोरेसेंस कॉज करती हैं। रेड फ्लोरेसेंस जब आई तो उसने कहा कि ये एनोड की तरफ से आने वाली कोई रेज है, तो शुरू में इसको एनोड रेज कहा गया और बाद में पता चला कि ये एनोड से रेज रिलीज नहीं होती, बल्कि ये वो जो गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, उनके ऊपर जब कैथोड रेज टकराती हैं तो उनके जो पॉजिटिव आयंस बनते हैं, उन पॉजिटिव आयंस को नेगेटिव प्लेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वो नेगेटिव प्लेट के पोर्स में से गुजरते हुए जाके ग्लास पे टकराते हैं तो रेड फ्लोरेसेंस कॉज करते हैं। तो उन पोर्स में से, उन कैनाल्स में से गुजरने की वजह से इनको कैनाल रेज जो है वो कहा गया। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से पॉजिटिव रेज कहा गया। तो फिर पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज दोनों इसके नेम है। तो डायग्राम बेटा आपके सामने है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर्टी जो है बेटा सबसे पहले तो इनकी प्रोडक्शन के बारे में कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन फर्ज के नहीं आप डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रखते हैं, तो ये वो कैथोड रेज हैं जिसके ऊपर टकराई, उसको आयोनाइज किया, इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, पॉजिटिव आयन बने। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो तो उसके कैथोड रेज ही बनेंगे, क्योंकि कैथोड रेज क्या है, कैथोड रेज आर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या रेज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास जो है ना वो कैथोड रेज कहलाती हैं। यानी बल्क में जब भी रेज मौजूद होंगी वो कैथोड रेज कहलाएंगी, या बल्क में इलेक्ट्रॉन जब मौजूद होंगे तो वो कैथोड रेज कहलाएंगे। और जब आपके पास थोड़ी मिकदार में या सिंगल जो ना वो पार्टिकल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन हम उसे कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज में डिफरेंस सिर्फ उनकी क्वांटिटी का है कि सिंगल पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन बल्क में मौजूद है तो उसको हम कैथोड रेज का नाम देते हैं। तो फिर ये जो हमारे पास जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, ये जो बम्बार्डमेंट की गई थी कैथोड रेज की, वो है, ये वो इलेक्ट्रॉन जिसमें से रिलीज हुए। पॉजिटिव आयन जो है वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और कैथोड के पोर्स में से गुजरते हुए ग्लास के साथ टकराएंगे। तो फिर प्रोड्यूस बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ कैथोड रेज ऑन गैस मॉलिक्यूल्स। अब चूंकि गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर बम्बार्डमेंट होती है तो इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, यानी जिस तरह आप यहाँ पे जो ना वो गैस को चेंज करेंगे तो वो जो पॉजिटिव रेज हैं उनकी नेचर चेंज हो जाएगी, यानी उनकी E/m चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि E/m डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी बेटा ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाए तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में ये नेगेटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इट मींस दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे ऐड करते हैं, गैसेस को आयोनाइज कर सकते हैं। आयोनाइज यानी वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे ऐड करेंगे। रेड फ्लोरेसेंस कॉज करते हैं व्हेन स्ट्राइक विद द ग्लास। E/m डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पे। गैस चेंज तो फिर इनकी E/m भी चेंज। E/m क्या है, चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज तो मोस्टली पॉजिटिव आयन ही हम उनके पॉजिटिव आयन चूंकि बनाते हैं या बनते हैं उनके पॉजिटिव आयन जब उनके ऊपर कैथोड रेज की बम्बार्डमेंट होती है तो चार्ज तो सेम है। तो डिफरेंस जो है वो उनका मैस है बेटा। मैस जो है ना वो फ्रैक्शन के नीचे है, जितना मैस ज्यादा उतनी E/m कम। तो सबसे कम मैस जो है वो बेटा
हाइड्रोजन गैस का है तो हाइड्रोजन गैस की ई बैम सबसे ज्यादा होगी। तो ई बैम ऑफ द पॉजिटिव रेज इज लेस देन दैट ऑफ द कैथोड रेज। कैथोड रेज की जब आप ई बैम जो है ना फाइंड आउट करते हैं तो ई बाय एम जो है वो कैथोड रेज के इलेक्ट्रॉन का मैस जो है वो प्रोटॉन के मुकाबले में क्योंकि काफी कम होता है, तो फिर इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि कैथोड रेज की ई बैम की वैल्यू ज्यादा होगी और पॉजिटिव रेज की ई बैम की वैल्यू जो है ना वो कम होगी। तो यहाँ पे यही वाली पॉइंट जो है वो डिस्कस किया गया है। मैस ऑफ प्रोटॉन जो है वो 1836 टाइम्स जो है वो ज्यादा होता है या हैवियर होता है, आप उसे कह सकते हैं कि उसकी क्वांटिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन के। तो ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी बेटा, ये स्लाइड की शक्ल में भी आपके सामने है। प्रॉपर्टीज है कि उसकी प्रोडक्शन है, फिर उसकी जो ना वो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, टाइप ऑफ फ्लोरेसेंस है, ई बैम रेशियो है और ई बैम रेशियो कंपैरिजन है बेटा, आयोनाइजिंग पावर है और मैस कंपैरिजन, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके बाद बेटा जो स्लाइड आपके सामने है उस स्लाइड में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनके चार्ज, इनका जो रिलेटिव चार्ज है, उनका जो मैस है, उनका जो डिफ्लेक्शन अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, सारी बातें उनको एक स्लाइड की शक्ल में डिस्कस किया गया। प्रोटॉन का जो चार्ज है 1.602 × 10⁻⁹ है, रिलेटिव चार्ज जो है वो +1 है। रिलेटिव चार्ज मीन के अगर इलेक्ट्रॉन के साथ उसका कंपैरिजन किया जाए तो वो रिलेटिव चार्ज उसका कहलाएगा, तो +1 है बेटा। मैस 1.6726 × 10⁻27 किलोग्राम है बेटा। और नेगेटिव पोल की तरफ ये अट्रैक्ट होती हैं अगर उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रखा जाए, इट मीन्स दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन जो है उसका चार्ज 0, उसका रिलेटिव चार्ज भी 0 और उसका जो मैस है 1.6750 × 10⁻27 है और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में अनडिफ्लेक्टेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज -1.602 × 10⁻19 कूलम में बेटा, रिलेटिव चार्ज -1 है, मैस 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम है बेटा और ये पॉजिटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इट मीन्स दे कैरी नेगेटिव चार्ज। बट ये उनके चार्ज, उनकी डिफ्लेक्शन, उनके रिलेटिव चार्ज, मैस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बेटा कंपैरिजन है और एक एमसीक्यू भी है, एमसीक्यू में जो है कंपैरिजन का जिक्र आएगा क्योंकि कैथोड रेज और पॉजिटिव इसके बारे में है। तो क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द कैथोड रेज एंड पॉजिटिव रेज। बेटा कैथोड रेज और पॉजिटिव रेज के कंपैरिजन में पूछा गया कि कौन सी बात इनकरेक्ट है। तो पहली ऑप्शन है कैथोड रेज के लिए दे आर प्रोड्यूस्ड इन द गैस डिस्चार्ज ट्यूब फ्रॉम कैथोड इलेक्ट्रोड एट लो प्रेशर 0.01 टॉर एंड हाई वोल्टेज 5000 to 10,000 वोल्ट। बेटा कैथोड रेज की जो डिस्कवरी जो हुई वो लो प्रेशर पे हाई वोल्टेज में हुई और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हुई, तो फिर ये कैथोड रेज की डिस्कवरी के वाले से पहली बात ठीक है। पॉजिटिव रेज दे आर प्रोड्यूस्ड इन द मॉडिफाइड गैस डिस्चार्ज ट्यूब बाय द बॉम्बार्डमेंट ऑफ कैथोड रेज ऑन द गैस मॉलिक्यूल्स। जो मॉडिफाई की गोल्डस्टाइन ने और उस मॉडिफिकेशन में उसने कैथोड के अंदर छोटे छोटे पोर्स रखे और उन पोर्स की वजह से पॉजिटिव जो पार्टिकल्स थे उन पोर्स में से गुजरे तो पॉजिटिव रेज जो है प्रोड्यूस हुई। तो फिर आप ये कह सकते हैं कि मॉडिफाइड जो ना वो गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रोड्यूस हुई बाय द बॉम्बार्डमेंट ऑफ कैथोड रेज ऑन गैस मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से पॉजिटिव आयन बने। तो पहली बात तो ठीक होगी दोनों के लिए। बीटा ऑप्शन है कैथोड रेज के लिए देयर ई बाय एम वैल्यूज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ गैस। कैथोड रेज चूंकि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा और ये दुनिया के हर पार्टिकल, हर एलिमेंट में सेम होते हैं, फिर इनकी ई बाय एम जो हमेशा सेम रहेगी, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। लेकिन पॉजिटिव रेज जो है वो चूंकि पॉजिटिव आयन क्रिएटेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो फिर वो जो पॉजिटिव आयंस हैं उनके अंदर वो जो गैस है वो गैस का मैस जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे नाइट्रोजन का मैस ऑक्सीजन के मुकाबले में कम है तो फिर जो है ना वो ई बैम वैल्यू दोनों की चेंज होगी, तो फिर देयर ई बैम वैल्यूज डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ गैस। सेकंड बात भी दोनों के लिए ठीक हो गई। चौथी ऑप्शन है कैथोड रेज के लिए ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव पोल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब अगर कैथोड रेज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो ये पॉजिटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है, इट मींस दे कैरी नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव रेज क्या करती हैं, ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड द नेगेटिव पोल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव पोल की तरफ इनकी जो है वो अट्रैक्शन होती है, इट मींस दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाली बात भी, चारली बात भी दोनों के लिए सही हो गई। डेल्टा ऑप्शन है कैथोड रेज के लिए दे प्रोड्यूस रेड फ्लोरेसेंस। तो बड़ा कैथोड रेज ग्लास के साथ टकराने पे ग्रीन फ्लोरेसेंस कॉज करती हैं, तो डेल्टा बात इनकरेक्ट हो गई। और पॉजिटिव रेज में लिखा है दे प्रोड्यूस ग्रीन फ्लोरेसेंस, ये भी गलत है बेटा, ये ऑपोजिट लिखा हो दोनों के लिए, फिर ये डेल्टा ऑप्शन जो है करेक्टली मैच नहीं कर रही, तो फिर इस एमसीक्यू का डेल्टा आंसर। अब बेटा आंसर एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको बता दी है और यहाँ पे जो ना कलर ऑफ फ्लोरेसेंस जो है वो दिया गया है। कैथोड रेज जो है वो जब ग्लास के साथ टकराते हैं तो ग्रीन फ्लोरेसेंस कॉज करते हैं। कैथोड रेज जब एल्यूमिना से टकराते हैं तो इट प्रोड्यूस रेड फ्लोरेसेंस, और कैथोड रेज जब टिन स्टोन से टकराते हैं तो येलो फ्लोरेसेंस जो कॉज करते हैं। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है बेटा, द ई बैम वैल्यू इज मैक्सिमम फॉर डैश गैस बिकॉज ऑफ डैश वैल्यू ऑफ एम फॉर पॉजिटिव रेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट।
कि बेटा मैक्सिमम, मैंने अभी आपको बताया था कि मैक्सिमम ईबीएम वैल्यू हाइड्रोजन गैस के लिए होती है क्योंकि उसकी मास वैल्यू सबसे कम होती है, जितनी मास वैल्यू कम उतनी ईबीएम वैल्यू ज्यादा। तो फिर पहली ऑप्शन ऑक्सीजन गैस और आगे लोएस्ट लिखा है, तो ऑक्सीजन तो नहीं आंसर, मतलब बीटा ऑप्शन हाइड्रोजन गैस और हाईएस्ट। बेटा बीटा पे ईबीएम वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है लेकिन उसकी मास वैल्यू लोएस्ट है, नॉट हाईएस्ट। तो फिर हाइड्रोजन गैस के साथ हाईएस्ट नहीं आना बल्कि हाइड्रोजन गैस के साथ लोएस्ट आना चाहिए। चौथी ऑप्शन में लिखा हुआ हाइड्रोजन गैस और कॉमा लोएस्ट है, यानी सेकंड जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें लोएस्ट आना चाहिए। तो ये चाली बात ज्यादा बेहतर है। डेल्टा ऑप्शन हीलियम गैस है और उसके साथ हाईएस्ट लिखा है, ये भी गलत हो गया। तो फिर इस एमसीक्यू का चार्ली आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है बेटा, यूरेनियम हैज एटॉमिक नंबर 92 एंड मास नंबर 238, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स एटम रिस्पेक्टिवली आर। बेटा जो एटॉमिक नंबर है यूरेनियम का वो हमारे पास 92 है। अब 92 ये आ गया और 238 उसका मास नंबर है। अब 238 यहाँ पे ऊपर लिख लिया हमने। तो फिर ये उसके प्रोटॉन्स की भी तादाद है और उसके इलेक्ट्रॉन्स की भी तादाद है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो चीजें मेंशन की गई हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी आना चाहिए 92। पहले ऑप्शन है 90 फिर उसके बाद 92 है, तो ये 92 दो सेम नंबर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो वो अल्फा ऑप्शन में नहीं है, बीटा में 92 93 लिखा है, ये गलत हो गया। चौली 92 लिखा है, ये हमारा आंसर हो सकता है। अब हम इसके न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं। तो बेटा 238 जो मास नंबर होता है उसमें से अगर उसका एटॉमिक नंबर माइनस कर दिया जाए तो बेटा ये हमारे पास जो आंसर बनेगा वो 146 बनेगा। तो 146 जो है वो इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। तो 146 चार्ली ऑप्शन में मेंशन है, बाकी और किसी ऑप्शन में 146 नहीं है। तो डेल्टा ऑप्शन में 92 के बाद 93 लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो कि दोनों सेम है 92 है, फिर चार्ली ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक बेटा प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो है वो 1900 में मैक्स प्लैंक ने जो ना ये थ्योरी अबाउट जो है ना लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की इस थ्योरी में। इस थ्योरी को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी कहा जाता है। ये थ्योरी जो है वो इसके डिफरेंट पॉस्टुलेट्स हैं, स्लाइड में आपके सामने शो हो रहे हैं कि लाइट इज नॉट एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड कॉन्टिन्यूसली, यानी दुनिया की किसी भी बॉडी से जो लाइट है वो ना तो मुसलसल एमिट होनी है ना मुसलसल एब्जॉर्ब होनी है, यानी कॉन्टिन्यूसली ये प्रोसेस नहीं होगा। सेकंड पॉइंट है लाइट इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड डिसकंटिन्यूअस इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जीज। जो बेटा लाइट जो है ना वो एमिट या एब्जॉर्ब होगी डिसकंटिन्यूअसली या डिसकंटिन्यूअस मैनर में, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स की शक्ल में। दीज पैकेट्स ऑफ एनर्जीज आर कॉल्ड यूनिट वेव्स और वेव पैकेट्स और पल्सेस ऑफ एनर्जी। इनको यूनिट वेव कहा जाता है, इनको वेव पैकेट्स बोला जाता है, इनको पल्सेस ऑफ एनर्जी बोला जाता है। और इसकी जो थ्योरी थी उस थ्योरी में उसने ये कहा कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। वो जो रेडिएशन वो जो एनर्जी पैकेट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू है बेटा, NEU जो है ना वो इसके स्पेलिंग है और सिंबल इसका जो है ना V से मिलता जुलता है। फ्रीक्वेंसी F भी लिख सकते हैं, न्यू भी लिख सकते हैं। अब ये प्रोपोर्शनल डिजाइन खत्म करेंगे, H आएगा। H इज प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.63 10⁻⁻34 जॉल सेकंड होती है। यहाँ पे हम उसको मेंशन कर देते हैं कि H की वैल्यू 6.63 10⁻⁻34 जॉल सेकंड। तो ये प्लैंक्स क्वांटम जो उसका कांस्टेंट था उसकी वैल्यू आ गई, प्लैंक्स कांस्टेंट भी कहते हैं। अब बेटा हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। V वेलोसिटी है, एफ फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ है बेटा। तो फिर अगर V की जगह C आ जाए यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट आ जाए, F की जगह आप F रहने दें या न्यू लिख लें की बात है। अब न्यू इज इक्वल टू लैम्डा इधर आके डिवाइड हो जाएगा C बाय लैम्डा, यानी यहाँ पे न्यू की जगह पे आप C बाय लैम्डा पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू H C बाय लैम्डा, हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अब H और C दोनों कांस्टेंट है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है बेटा। तो फिर एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी जितनी वेवलेंथ कम उतनी एनर्जी ज्यादा। अब आप जानते हैं कि जो वेव नंबर है जो कि नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ होता है उसको न्यू बार से शो किया जाता है, 1/λ के बराबर है। तो 1/λ की जगह पे अगर ये आ जाए, इसकी जगह 1/λ की जगह वेव नंबर लगा दें हम या न्यू बार लगा दें तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी उस वेव नंबर के या न्यू बार के। और अगर यहाँ पे 1/λ की जगह आप न्यू बार लिखते हैं तो फिर E इज इक्वल टू HC न्यू बार हमारे पास जो है वो रिलेशन बन जाएगा। तो ये उसके कुछ रिलेशन से एनर्जी के साथ जो कि यहाँ पे स्लाइड में भी शो हो रहे हैं। स्लाइड में लिखा हुआ प्रूव दैट इज इक्वल टू HC न्यू बार, तो मैं भी आपके सामने इसको जो ना वो प्रूव कर चुका हूँ। अब जो बेटा नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने आ रही है उसमें फोटोन की डेफिनेशन है। स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ है कि व्हाट इज फोटोन। तो फोटोन बेटा जो है एक एनर्जी पैकेट है, लाइट क्वांटम भी से कहा जाता है, इज अ माइन्यूट एनर्जी पैकेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सबसे छोटा यूनिट आप उसे कह सकते हैं एनर्जी का, एक छोटा सा आप जर्रा कैसे कह सकते हैं।
जो फोटोन का कॉन्सेप्ट था, उसका जो आइडिया था, सबसे पहले जो है ना वो आइंस्टाइन ने जो अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्क्रिप्शन दी थी उसमें उसने इसको सबसे पहले राइज किया। उसमें उसने ये सजेस्ट किया कि जो डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स हैं, जब भी किसी भी बॉडी से लाइट ट्रांसमिट होती है वो इन द फॉर्म ऑफ जो ना फोटोन्स होती है। आइंस्टाइन ने ये कहा कि इन लाइट क्वांटम की, इन फोटोन की जो मोमेंटम है वो h न्यू बाय c के बराबर होता है। और ये जो एक सब्सटेंशियल एनर्जी वैल्यू है फोटोन के बारे में, उसको उसने ये कहा कि इसकी एक जो ना वो फिक्स वैल्यू है मोमेंटम की और फिक्स वैल्यू है एनर्जी की, और ये जो ना वो आप कह सकते हैं कि लाइट को पार्टिकल की शक्ल में इंडिकेट करने का एक तरीका है। इस पार्टिकल को बाद में फोटोन का नाम दिया गया, और फोटोन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि डिस्क्रीट बंडल और क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या एनर्जी। फोटोन बेटा चूंकि मैसलेस होते हैं, इनका अपना कोई मैस नहीं होता, ये सिर्फ एनर्जी का एक पैकेट होते हैं, एनर्जी का एक जर्रा होते हैं, तो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी स्पीड ऑफ लाइट के साथ ही मूव करते हैं, यानी इनकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होती है। अब बेसिक प्रॉपर्टीज हैं ऑफ फोटोन, तो उसमें सबसे पहले मोमेंटम है बेटा इसका, जो कि P = h न्यू बाय c है, और एनर्जी इसकी E = h न्यू है बेटा, जिसमें c जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट को शो कर रहा है। फोटोन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं और किसी भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में जो है ना वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करते। फोटोन जो है उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है या क्रिएट किया जा सकता है जब एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट होती है, उसी हिसाब से। टोटल मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी जो है वो फोटोन पार्टिकल कोलिजन में हमेशा जो है ना वो कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन आप इसे कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा उस सिस्टम की सेम रहेगी। जो फोटोन्स हैं उनकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है और पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, ताकि उस हिसाब से उनकी एक फिक्स एनर्जी बन सके। फोटोन का जो है ना वो एज ए होल एक जीरो रेस्टिंग मैस होता है बेटा। अब एक एमसीक्यू बेटा इसी वाले से, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट मतलब बतानी है। पहली ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी है, उसकी डेफिनेशन बेटा इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। न्यू से शो करते हैं, यूनिट इसका हर्ट्ज और साइकिल्स पर सेकेंड होता है, ठीक है। बीटा ऑप्शन है वेवलेंथ, और इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट क्रेस्ट एंड ट्रफ। जो वेव होती है उसमें क्रेस्ट और क्रेस्ट में या ट्रफ और ट्रफ में जो डिस्टेंस है उसे हम वेवलेंथ का नाम देते हैं। वेव लेंथ को लैम्डा से शो किया जाता है। इसका यूनिट मीटर भी है, नैनोमीटर भी है, और एंगस्ट्रॉम भी होता है। वेव नंबर इट इज अ नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो आप ये कह सकते हैं कि जो एक यूनिट डिस्टेंस होगा उसमें जितनी नंबर ऑफ वेव्स आएंगी वो इसका वेव नंबर कहलाएंगी। तो इसका जो यूनिट है वो बेटा पर मीटर या पर सेंटीमीटर होता है, और इसमें सारी बातें ठीक है, इनकरेक्ट कोई भी नहीं था, तो डेल्टा ऑप्शन नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप इज इनकरेक्ट अबाउट द प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ द रेडिएशन। पहली ऑप्शन है E = h न्यू, बट अभी आपको मैंने बताया था कि E = h न्यू जो है उसको इस तरह लिख सकते हैं, पहली बात ठीक है। बीटा ऑप्शन है न्यू बार इज इक्वल टू लैम्डा, बट न्यू बार जो है वो इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा है, इज इक्वल टू लैम्डा नहीं है, तो 1 ओवर लैम्डा चूंकि यहाँ पे बीटा ऑप्शन में मेंशन नहीं है तो बीटा इनकरेक्ट हो गया। चलिए न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, बट न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, ये भी हमने रिलेशन अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, चलिए भी ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू h न्यू बार, तो ये वाली बात भी ठीक है, ये भी आपके सामने मेंशन किया था मैंने, इसको प्रूव भी किया, तो इज इक्वल टू h न्यू बार भी ठीक है, यानी अल्फा चार्ली डेल्टा ठीक है, बीटा इनकरेक्ट है, तो इस एमसीक्यू का बीटा आंसर। नेक्स्ट टॉपिक बेटा डिस्क्राइब द हाइड्रोजन एटम यूजिंग द क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी की बेस पे हाइड्रोजन एटम को हमने डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन है, अ फोटोन ऑफ लाइट मूविंग विद एनर्जी 3.3 × 10⁻30 जूल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन इज। फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है बेटा, और h की वैल्यू 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड है। एनर्जी की वैल्यू बेटा हमें दे दी गई है, एनर्जी भी दे दी गई है, प्लांक्स क्वांटम जो था उसका कांस्टेंट वो भी हमारे पास आ गया, तो फिर ये दो वैल्यूज आ गए, तो हमने उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो वो हमारे पास जो फार्मूला भी हमने देखा इज इक्वल टू h न्यू है, तो अगर मैं यहाँ पे न्यू को इधर ही रहने दूं तो ये बेटा हमारे पास बन जाएगा E डिवाइडेड बाय h। अब एनर्जी की वैल्यू उसने हमें जो दी है वो 3.3 10⁻³ जूल है, और ये 6.6 10⁻34 है हमारे पास। तो ये दोनों की वैल्यू जो है वो हमने वैल्यू पुट कर दी। अब वैल्यू पुट करने के बाद जो है ना वो हमने इसको कैलकुलेट करना है उसकी फ्रीक्वेंसी को, तो बड़ा वो किस तरह से होगा, ये जो है ना वो दोनों आपस में कैंसिल होके हमारे पास 1/2 आंसर आ जाएगा, और ये
10⁻34 और ये -30, ये हमारे पास आ जाएगा जो ना इन दोनों का आंसर 10⁻4। अब ये 0.5 आएगा बेटा। 0.5 को अगर आप ये जो ना वो 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका अगर मैं इस तरह से लिख लूँ कि ये 5/10 है और ये 10 के साथ जो है ना 4 0 आ गए, ये इससे जो ना वो 1 0 से कैंसिल हो जाएगा और ये 5 इंटू ये 5000 हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो 5000 हर्ट्ज जो है वो हमारे पास इसका आंसर बना। तो पहली ऑप्शन जो है वो 500 हर्ट्ज है, बीटा ऑप्शन 0.5 इंटू 10⁻30 हर्ट्ज है, चार्ली 5000 हर्ट्ज है, डेल्टा 2.5 10⁻4 हर्ट्ज है। तो इस एमसीक्यू का चार्ली आंसर। ये बेटा नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर बेटा अ सेट ऑफ 4 नंबर विच कंप्लीटली डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। यानी एक ऐसा जो ना वो सेट है नंबर्स का जो कि इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। उस कंप्लीट बिहेवियर में क्या आता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, उसका जो साइज या रेडियस वगैरह के किस शेल के अंदर वो मूव कर रहा है, सब शेल का कॉन्सेप्ट, और उसके बाद ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट, उसकी स्पिन का कॉन्सेप्ट, ये सारी बातें क्वांटम नंबर ने एक्सप्लेन की। और उस एक्सप्लेनेशन में जो ना वो डिफरेंट क्वांटम नंबर हमारे सामने आए जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। जो बेटा डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है वो ये है, क्वांटम नंबर्स आर सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज n, l, m and s which gives the acceptable solution to Schrödinger wave equation for the hydrogen atom। Schrödinger wave equation जो थी बेटा वो जो ना डिजाइन की गई हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी कंप्लीट बिहेवियर को। तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की ज़ाहिर है बात होगी, तो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई और उससे फिर क्वांटम नंबर को डिराइव किया गया। तो सेकंड पॉइंट है, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स 4 क्वांटम नंबर। यू नो दैट द कंप्लीट एड्रेस ऑफ अ पर्सन कंप्राइजेस हिज नेम, सिटी इन व्हिच ही लिव्स, द ब्लॉक, स्ट्रीट एंड द हाउस नंबर। ये बेटा अगर मैं किसी पर्सन के बारे में कहूँ कि जी वो लाहौर में मॉडल टाउन में क्यू ब्लॉक में जो ना 549 क्यू जो उसके घर का नंबर है वहाँ मौजूद है, तो फिर मैंने आपको उसकी क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि उसका शहर कौन सा है, लाहौर है, शहर के अंदर जो इलाका है मॉडल टाउन है, मॉडल टाउन के अंदर जो ब्लॉक है वो बताया जी क्यू ब्लॉक है, उसके अंदर 549 घर का नंबर है। तो घर भी आ गया, यानी उसका एक इलाका जो पूरी के पूरा उसको कंप्लीट एड्रेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। किन बातों से, कि उसका शहर, उसका ब्लॉक, उसका जो इलाका है, उसका जो गली है, उसका जो घर है, सारी इंफॉर्मेशन इसमें आ गई। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का जो कंप्लीट एड्रेस है, उसका शेल कौन सा, उसका सब शेल कौन सा, उसका ऑर्बिटल कौन सा है, ये उसका कंप्लीट एड्रेस है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें क्वांटम नंबर से मिलती है। तो यहाँ पे आखिरी पॉइंट ये लिखा है, ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स क्वांटम नंबर्स सर्व एज आइडेंटिफिकेशन नंबर्स और labels which completely describe an electron. These quantum numbers specify the position of electron in an atom. बट इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो सबसे पहले नंबर पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट शेल। ये क्या बताता है, ये हमें बताता है कि शेल का रेडियस क्या होगा, यानी शेल का साइज क्या होगा। वो साइज जो है उसे हम उसके रेडियस फाइंड आउट करेंगे। शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, En से शो करेंगे। शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होगी, 2n²। शेल के अंदर सब शेल कितने होंगे, n से पता चलेगा। और n जो है वो उसके पीरियड नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि n की वैल्यू से हमें उसका पीरियड नंबर भी पता चल जाएगा। फर्ज करें n की वैल्यू 1 है तो उसके अंदर एक शेल है और वो फर्स्ट पीरियड है, n की वैल्यू 2 है तो वो सेकंड जो है 2 शेल है उसके अंदर तो उसका पीरियड भी सेकंड ही होगा। इसी तरह Rn की वैल्यू जो उसने कैलकुलेट की बोहर ने, वो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट था जो कि 0.529 जो ना वो आगे n² और एंगस्ट्रॉम था। ये हाइड्रोजन के लिए था जो बाद में ठीक साबित तो नहीं हुआ, लेकिन ये करीब तरीन वैल्यू थी जो कि हाइड्रोजन के लिए उसने डिजाइन की। ये बाकी एलिमेंट के लिए ठीक नहीं थी, हाइड्रोजन के लिए काफी हद तक ठीक थी। तो इसी तरह एनर्जी की उसने कैलकुलेशन की जो कि -13.31 किलो जॉल पर मोल है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर n की वैल्यू यहाँ पे जो है ना वो शेल को शो कर रही है। अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 एंड अप टू सो ऑन वैल्यू यहाँ पे पुट करके आप उसके शेल और एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थी। अब बेटा एजीमुथल और बाकी जो क्वांटम नंबर थे उनको डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, बेटा नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो हमारे पास है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, जिसको स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है। इसको सबसाइडरी क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। इट गिव्स अस कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द सबशेल। सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है सबसे पहले कि नंबर ऑफ सबशेल्स शेल में कितने होंगे। तो पहले 4 के लिए हमारे कोर्स में पहले 4 शेल का जिक्र है, तो उनके लिए जो उसका शेल नंबर है वो इसके अंदर नंबर ऑफ सबशेल्स हैं, यानी
पहला शेल है तो उसके अंदर एक सब शेल होगा, दूसरा शेल उसके अंदर 2 सब शेल होंगे, तीसरे में 3 सब शेल, चौथे में 4 सब शेल, जो ना वो 4 तक, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। शेप्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ये क्वांटम नंबर में बताता है कि सब शेल की शेप क्या होगी। इसकी जो वैल्यूज थी वो 0 से स्टार्ट होके n-1 तक थी बेटा। ये 4 वैल्यूज हमारे पास आई, उन 4 वैल्यूज को हम एल की वैल्यू 0, 1, 2 और 3, अब एल की वैल्यू 0 जो है वो s के लिए है, एल की वैल्यू 1 p के लिए, एल की वैल्यू 2 d के लिए, एल की वैल्यू 3 जो है वो f के लिए। तो फिर ये जो एल की वैल्यूज थी बेटा ये हमें सब शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती थी। ये कैसे में बताती थी? एक्चुअली जो है वो बोहर ने तो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने ये बताया कि जब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को हम हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रखते हैं तो वहां पे वो जो एक थिक ब्लू लाइन थी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की वो स्प्लिट हो जाती है डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस में। अब स्पेक्ट्रल लाइन क्या चीज है? जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट और डी एक्साइट होता है, जब न्यूक्लियस से दूर जाता है और दूर जाके जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने में दूर जाता है, वापस जब आता है तो एनर्जी एमिट करता है, वो जो एनर्जी एमिट करता है इन दी फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होती है। वो जो स्पेक्ट्रल लाइन है ना बेटा, वो स्पेक्ट्रल लाइन की जो नेचर थी उसके ऊपर डिसाइड किया गया कि उनको क्या नाम देना है। जो इंतहाई बारीक थी उनको शार्प लाइंस कहा गया और उसका पहला अल्फाबेट एस था। जो थोड़ी आपके लिए मोटी लाइंस थी उनको प्रिंसिपल लाइंस कहा गया, उनका पहला अल्फाबेट पी था। जो लाइंस एक दूसरे में मिक्स हुई थी वो डिफ्यूज्ड लाइंस थी, उनका पहला अल्फाबेट डी जो है वो यूज किया गया। और जो अलग-अलग लाइंस थी वो फंडामेंटल लाइंस थी और उनका पहला अल्फाबेट एफ यूज किया गया। तो ये जो एसपीडीएफ है ये उन स्पेक्ट्रल लाइन की नेचर के हवाले से इनको ये नेम दिया गया और उनके लिए कुछ नंबर से फिक्स कर दिए गए कि जब भी एल की वैल्यू 0 होगी ये एस सबशेल के बारे में बताएगा, इसी तरह जब एल की वैल्यू 1 होगी ये पी सबशेल के बारे में बताएगा, और जब जो ना वो एल की वैल्यू 2 होगी ये डी सबशेल के बारे में बताएगा, और जब एल की वैल्यू 3 होगी तो वो एफ सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अब बेटा इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है 4l+2, या उसमें से 2 कॉमन ले लें तो 2 × 2l+1 है। तो यहाँ पे एल की वैल्यू 0 है, अगर यहाँ पे एल की वैल्यू 0 पुट करें या एल की वैल्यू 0 पुट करें तो 4 × 0 0, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे एस में। अगर एल की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 4 1 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे पी में। तो दोनों में डिफरेंस है 4 का, आगे 4 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस जो है वो आता चला जाएगा। इसी तरह एल की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 4 2 8 + 2 10 आ जाएंगे डी में, और एल की वैल्यू 3 4 3 12 + 2 14 आ जाएंगे हमारे पास जो है वो एफ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास आ गए और उसके हमारे पास ये भी पता चल गया कि कौन कौन से सब शेल जो है वो मौजूद होंगे किस किस जो है शेल के अंदर। इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी कि ये हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद पहला शेल है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो अगर n की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो फिर सिर्फ l की वैल्यू 0 आ जाएगी। लेकिन अगर n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो n की वैल्यू 2 पुट करने का मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो 0 और 1 दो वैल्यूज आएंगी, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और यहाँ पे अगर 2 पुट करते हैं 2 - 1 1 आंसर आ जाएगा। अब 0 और 1 जो है वो एस और पी को शो करते हैं। अगर n की वैल्यू 3 है तो फिर l की वैल्यू 0 1 और 2 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 - 1 2 आएगा तो 0 से स्टार्ट करके 2 तक। और n की वैल्यू अगर 4 है बेटा तो l की वैल्यू 0 1 2 और 3 हमारे पास जो है वो 4 वैल्यूज आ जाएंगी। तो फिर ये पहले शेल में s, दूसरे में s और p, तीसरे में s p और d, चौथे में s p d और f, और इनमें डिफरेंशिएट करने के लिए ये 1s है, ये 2s 2p है, 3s 3p 3d है, 4s 4p 4d और 4f जो है वो इनके अंदर नंबर ऑफ सब शेल्स आ गए जो कि शेल्स के अंदर है। तो पहला जो शेल था उसको k लिखा जाता है बेटा, दूसरे को l, तीसरे को m, चौथे को n। तो ये शेल के बारे में इंफॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइड की वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने, और सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की सब्सिडारी या एंगुलर या एजीमुथल क्वांटम नंबर ने। इसी तरह नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर था वो था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट टेल्स अस अबाउट द डीजेनरेसी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल की डीजेनरेसी है उसके बारे में बताता है। डीजेनरेसी बेटा कहते हैं इक्वल एनर्जी को, कि अगर ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होगी तो उन्हें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाएगा, अगर उनकी एनर्जी इक्वल नहीं होगी तो वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स नहीं कहलाएंगे। ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन द स्पेस, कि स्पेस में उनकी ओरिएंटेशन क्या है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है या जेड एक्सिस है, ये तीनों एक्सिस में है या किसी दो एक्सिस में है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने प्रोवाइड की। बेटा इस क्वांटम नंबर का जो कॉन्सेप्ट था वो
ज़ीमैन इफेक्ट से सामने आया, जिसका कॉन्सेप्ट ये था कि जब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो कुछ स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो हमें नजर आती हैं जो कि पहली स्पेक्ट्रल लाइन से थोड़ी डिफरेंट होती हैं। तो उनके बारे में जो कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट ने बताया वो ये था कि ये लाइंस बेसिकली ऑर्बिटल्स की लाइंस है जो मैग्नेटिक फील्ड में नजर आती हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ तो ये लाइंस भी नजर नहीं आएंगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी, जिन ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल हो जाएंगे उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाएगा। तो फिर ये ओरिएंटेशन और डीजेनरेसी के बारे में बताता है, और हमें इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो m इज इक्वल टू 12+1 जो कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब शेल के बारे में बताता है, या फिर m की वैल्यू 0 +-1 2 के साथ +-2 और +-3 तक इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। तो इट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ l। अगर l की वैल्यू फर्ज करें 0 है तो m की वैल्यू भी 0 है, लेकिन अगर l की वैल्यू 1 है बेटा तो फिर m की वैल्यू 0 और +-1 है। ये टोटल 3 वैल्यूज बनेंगी, एक 0 एक +1 एक -1। अगर l की वैल्यू 2 है तो फिर n की वैल्यू 0, फिर आगे +-1 और फिर +-2, टोटल 5 वैल्यूज बनती हैं। और अगर l की वैल्यू 3 है बेटा तो m की वैल्यू 0 और फिर +-1 +-2 और +-3, यानी मैक्सिमम ये +-3 तक जो है वो वैल्यूज बन सकती हैं। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज जो है वो हमारे पास बनती हैं जब l की वैल्यू 3 होगी, जो कि f सब शेल को शो करता है। तो हमें सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो जो प्रोवाइड करता है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। और लास्ट जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर है। इसको गाउडस्मिट और उलेनबेक ने 1925 में जो है ना उसको सजेस्ट किया कि इलेक्ट्रॉन जब जो ना वो मौजूद होता है किसी ऑर्बिटल में तो उसकी दो तरह की स्पिनिंग होती है, एक क्लॉकवाइज स्पिन होती है, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होती है। एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को हम -1/2 से शो करते हैं और क्लॉकवाइज को +1/2 से शो करते हैं। यहाँ पे बुक में हमारी में जो मेंशन किया गया है उसने क्लॉकवाइज के लिए -1/2 और एंटी क्लॉकवाइज के लिए +1/2 शो किया हुआ है। इसमें कोई फिक्स वैल्यूज नहीं होती, लेकिन अगर बुक को देखा जाए तो फिर बुक के मुताबिक मैं इसको इस तरह से कहूंगा कि एंटी क्लॉकवाइज के लिए +1/2 और क्लॉकवाइज के लिए -1/2 जो है वो स्पिन की वैल्यू जो है वो शो की जाएगी। तो ये बुक के हिसाब से भी मैं डिस्कस कर लिया। अब जो नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है डिस्क्राइब द हाइड्रोजन एटम यूजिंग द क्वांटम थ्योरी। तो बेटा जो क्वांटम थ्योरी के मुताबिक हाइड्रोजन की आप कह सकते हैं जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि हाइड्रोजन एटम में जो एनर्जी लेवल हैं वो डिपेंड करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पे। जो एनर्जी लेवल्स हैं वो डिजनरेट होते हैं, मीनिंग दैट द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन बी इन द डिफरेंट स्टेट विद अ डिफरेंट वेव फंक्शन लेबल्ड बाय डिफरेंट क्वांटम नंबर एंड स्टिल हैव द सेम एनर्जी। यानी वो आप ये कह सकते हैं, इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जो ना वो शेल के अंदर मौजूद है, शेल के अंदर वो बेसिकली सब शेल के अंदर मौजूद है और सब शेल के अंदर बेसिकली वो ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है। जैसे एक पर्सन लाहौर में मौजूद है तो लाहौर में वो किसी एक फिक्स इलाके में, किसी एक फिक्स जो ना वो ब्लॉक में या किसी एक फिक्स घर में जो मौजूद होगा, बिल्कुल इसी तरह से एनर्जी लेवल जो है वो डीजनरेट होते हैं, इक्वल एनर्जी वाले होते हैं। यानी उनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में हो सकता है, उनके डिफरेंट वेव फंक्शंस हो सकते हैं और उनके डिफरेंट क्वांटम नंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी फिर भी फिक्स जो है वो सेम एनर्जी होगी। तो ये जो ना क्वांटम थ्योरी की बेस पे हाइड्रोजन की एक्सप्लेनेशन थी। बट ऐसे रिलेटेड एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स आर अलाउएबल, यानी कौन से क्वांटम नंबर जो है वो अलाउ हो सकते हैं। तो पहली ऑप्शन है n = 2, l = 2, m = 0 और s = +1/2। तो याद रखिएगा n की वैल्यू हमेशा l से ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 है, ये 2 है तो 0 1 है, यानी n की वैल्यू हमेशा l से ज्यादा होगी। l की वैल्यू बराबर भी हो सकती है और बड़ी भी होगी m से। जैसे यहाँ पे देखें l की वैल्यू 1 है तो ये भी 1 है और ये -1 भी है 0 भी हो, यानी l की वैल्यू ज्यादा हो सकती है और होगी भी या इक्वल भी हो सकती है m से। और s की वैल्यू जो है मैंने बताई कि प्लस या -1/2 जो है वो दो ही पॉसिबल वैल्यूज है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपने फॉलो करना है, इससे फिर आपके लिए एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं तो ये आसान हो जाएगा। अब देखिए पहली ऑप्शन में n = 2, l = 2 लिखा हुआ है, यानी दोनों बराबर लिख दी हैं, n और l कभी बराबर नहीं होंगे, पहली ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। बेटा n = 3, l = 1, यानी n की वैल्यू ज्यादा l की वैल्यू कम, ठीक है पॉसिबल है। m की वैल्यू 0 हो सकती है, क्योंकि अगर आपके पास l की वैल्यू 1 है तो फिर m की वैल्यू 0 पॉसिबल है, तो फिर ठीक है बीटा पॉसिबल हो सकता है। s भी आगे -1/2 लिखा है तो s की वैल्यू 2 ही पॉसिबल है, +1/2 या -1/2। चलिए n = 1, अगेन l = 1, दोनों बराबर हो गए, पॉसिबल नहीं है। डेल्टा में n = 2 और l = 0, ठीक है। आगे m = -1, अगर बेटा l की वैल्यू 0 है, यानी वो इस तरह से है
कि अगर यहाँ पे मैं L की वैल्यू 0 लिख देता हूँ जो कि S को शो करता है, तो M की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो अगर ऐसा है बेटा, तो फिर इसका मतलब यह है कि अगर L की वैल्यू 0 उसने यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन में मेंशन की है, तो फिर M की वैल्यू तो -1 हो नहीं सकती, और फिर उसने आगे S इज इक्वल टू 0 लिख दिया है, S की वैल्यू सिर्फ +1/2 या -1/2 हो सकती है, 0 नहीं हो सकती। तो फिर डेल्टा जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह चार्ली पॉसिबल नहीं है, अल्फा पॉसिबल नहीं है, सिर्फ बीटा जो है वो पॉसिबल है। तो इस एमसीक्यू का फिर बीटा आंसर। अब नेक्स्ट जो स्लाइड आपके सामने है वो डिस्टिंग्विश अमंग द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स, एनर्जी सब लेवल्स एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इनके बारे में डिफरेंशिएशन है बेटा। एल की वैल्यू अभी आपको बताइए 0 1 2 3 हो सकती है, उसके लिए जो वैल्यूज फिक्स हैं वो एस है 0 के लिए, 1p के लिए, 2d के लिए और 3f के लिए, और उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 6 10 और 14 जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। अब बेटा जो आपके सामने स्लाइड जो शो हो रही है उसमें सबसे पहले नंबर पे प्रिंसिपल एनर्जी लेवल यानी शेल के बारे में बात हो रही है। इसको एन से शो किया जाता है और एन की वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 5 6 समथिंग जो ना हो सकती है। इसको के एल एम एन ओ पी क्यू वगैरह जो है ना शो किया जाता है, और ये उसी तरह से उनके पीरियड नंबर को शो करता है। यानी के जो है ना उसमें एन की वैल्यू 1 है तो ये फर्स्ट पीरियड को, एल की वैल्यू 2 जो है ना एल अगर हमारे पास है वो सेकंड एन वैल्यू है और में सेकंड पीरियड को शो करेगा, एम की वैल्यू 3 है थर्ड पीरियड को शो करेगा, अप टू सो ऑन। नेक्स्ट जो बेटा आगे टेबल बना उसमें एनर्जी सब लेवल जो है ना वो सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है रिलेटेड विद द एल वैल्यू, और एल वैल्यू जो है वो हमें आप कह सकते हैं कि एडवांस मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है जो कि हमें बताता है कि शेल के अंदर जो है वो सब शेल मौजूद है या शेल सब शेल से मिलकर बना हुआ है। इसकी डिफरेंट जो हमारे पास टाइप्स हैं SPDF और उनकी वैल्यूज भी अब भी आपको मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट जो आपके सामने बॉक्स है उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल है रिलेटेड विद द एम वैल्यू, और एक एटॉमिक ऑर्बिटल वो जगह है जहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद हो सकते हैं और वो दोनों की स्पिन जो है वो ऑपोजिट होगी, और ये हर सब शेल के अंदर जो है ना वो ऑर्बिटल मौजूद होंगे। जो एम की वैल्यू 0 है वो एस सब जो है ना वो ऑर्बिटल को शो करता है या एस सब शेल को शो करता है। एस ऑर्बिटल भी है और एस सब शेल भी है, और ये जो है दोनों के लिए लफ्ज़ जो है ना वो ठीक होगा। यानी अगर आप एस के साथ सब शेल लिख देंगे या एस के साथ ऑर्बिटल लिख देंगे दोनों बातें ठीक होंगी। तो आप ये कह सकते हैं कि एस सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल मौजूद है। अब अगर एम की वैल्यू 0 +1 -1 है तो ये टोटल 3 वैल्यूज बनती हैं। 3 वैल्यूज का मतलब है कि पी जो सब शेल उसके अंदर 3 ऑर्बिटल मौजूद हैं। इसी तरह जो हमारे पास अगर एम की वैल्यू जो है वो हमारे पास वैल्यू आ जाए कि 2 है तो ये 5 वैल्यूज बनती हैं, यानी 5 ऑर्बिटल जो है वो मौजूद हैं डी के अंदर। और अगर एम की वैल्यू जो है वो 3 है तो फिर ये टोटल 7 वैल्यूज बनती हैं, यानी 7 ऑर्बिटल जो है वो मौजूद हैं एफ के अंदर। तो ये सबकी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आ गई शेल, सब शेल और ऑर्बिटल के हवाले से। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल जो है वो नेक्स्ट स्लाइड है बेटा। ऑर्बिटल बेटा वो स्पेस, वो वॉल्यूम, वो जगह है, वो इलाका है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात 95% हो। हम उसे बोलते ये हैं कि वेयर देयर इज 95% चांस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एन ऑर्बिटल, उसे ऑर्बिटल कहा जाता है। ऑर्बिट का वर्ड जो था वो बोहर ने यूज किया था और ये पुराना वर्ड था, अब उसको यूज नहीं किया जाता क्योंकि ऑर्बिट जो है वो 2 डायमेंशनल एरिया है और वो उसको रिप्लेस कर दिया गया बाय शेल। लेकिन ऑर्बिटल जो है वो शेल के अंदर सब शेल है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल है। यानी ऑर्बिटल वो घर है, जैसे कोई पर्सन किसी एक स्पेसिफिक घर में मौजूद है, इसी तरह जो घर है वो ऑर्बिटल कहलाता है। तो ऑर्बिटल जो है वो स्पेस, वो वॉल्यूम, वो एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात तो 95% है। वो जो 5% है उसके अबव और जो ना वो उसके इनसाइड और उसके आउटसाइड हो सकता है, वहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत कम होती है, इसलिए हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो बड़ा स्लाइड आपके सामने है वो डिस्क्राइब द शेप ऑफ sp एंड d ऑर्बिटल है। s की जो शेप है बड़ा स्फेरिकल सिमेट्रिकल आपके सामने जो है ना वो उसकी शेप को मेंशन किया गया है। जो हमारे पास एक हमारे पास 1s होता है, 2s होता है, दोनों की शेप तो सेम होगी लेकिन दोनों के साइज में फर्क होगा। 3s जो है वो उससे ज्यादा लार्जर साइज में होगा क्योंकि शेल की वैल्यू चेंज होती जाती है तो ऑटोमेटिकली इनकी साइज और एनर्जी भी चेंज होती चली जाती है। जो हमारे पास P की शेप है बेटा वो डबल होती है। जो PX है वो अलॉन्ग x एक्सिस होगा, जो PY है वो लॉन्ग y एक्सिस होगा, जो PZ है वो लॉन्ग z एक्सिस होगा। इसी तरह 2PX 2PY 2PZ जो है वो सेकंड शेल के जो ना वो ऑर्बिटल्स होंगे, और जो 3PX 3PY 3PZ होंगे वो थर्ड शेल के P के ऑर्बिटल्स होंगे। दोनों के साइज में उसी तरह से फर्क होगा जैसे 1s और 2s में एनर्जी का फर्क था। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने बेटा वो शेप ऑफ D जो ना ऑर्बिटल्स है, इसमें हमारे पास टोटल 5 शेप्स हैं। जो पहली 3 शेप्स हैं इनको जो ना वो बिटवीन द ऑर्बिटल बोला जाता है, और
इनको T2G सिंबल से शो किया जाता है। ट्रिपली डीजनरेट इन्हें कहते हैं। ये 3 इक्वल एनर्जी वाले होते हैं और ये DXY, DYZ, DZX हैं, बिटवीन दी एक्सिस होते हैं, दो एक्सिस के दरमियान होते हैं। यानी DXY तो X और Y के दरमियान होगा, इस तरह DYZ है तो Y और G के दरमियान होगा, DZX है तो वो X और Z एक्सिस के दरमियान होगा। दो ऑन दी एक्सिस है, इनको EG या डबली डीजनरेट कहते हैं। इनमें पहले नंबर पर DX² माइनस Y² है, इसमें दोनों एक्सिस पे मौजूद हैं, X और Y एक्सिस पे, तो DX² माइनस Y²। जो लास्ट बड़ा वो DZ² है, ये अलोंग द Z एक्सिस होता है, इसको डंबल विद कॉलर कहा जाता है और ये भी अलोंग द एक्सिस है, Z एक्सिस पे मौजूद है, इसलिए उसको DZ² जो है उसका सिंबल होता है। बड़ा ये D के जो ना ऑर्बिटल्स की शेप थी। अब इनको एक आप उसको कह सकते हैं समरी अबाउट द एटॉमिक ऑर्बिटल है कि S जो है ना उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, जो P है उसके अंदर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, हर एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, हर एक में 2-2 करते हुए। जो D है उसके अंदर 5 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन आए तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और F में 7 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन आए तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब एक स्लाइड आपके सामने जो आ रही है उसमें जो ना वो इनके शेल, इनके सब शेल और इनकी जो M वैल्यू है यानी ऑर्बिटल्स की वैल्यू उसके वाले से और उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के वाले से जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे N की वैल्यू 1 है तो ये K शेल को शो करते हैं, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ मौजूद हैं, वो S के अंदर मौजूद है जिसकी L वैल्यू 0 होती है, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हैं। और जो सब शेल है वो S है और उसकी जो M की वैल्यू है वो 0 होती है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 होते हैं। बेटा N की वैल्यू 2 है तो वो L शेल को शो करेगा, इलेक्ट्रॉन इसमें 8 हैं, उसके अंदर S और P दोनों आ जाएंगे, S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, P में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो P की वैल्यू है वो जो उसकी आप कह सकते हैं M वैल्यू है वो टोटल 3 वैल्यूज होती हैं, +1, 0 और -1, और हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस तरह वो M की वैल्यू 3 और 4 के लिए भी आपके सामने स्लाइड में वैल्यू शो हो रही है। अब नेक्स्ट बेटा MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक ऑर्बिटल हैज ग्रेटर एनर्जी, किस एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। बेटा S पहली ऑप्शन है, बीटा ऑप्शन D है, चार्ली P है, डेल्टा F है। बेटा सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो F की होती है। S न्यूक्लियस के करीब तरीन होता है, उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, तो वो सबसे कम एनर्जी वाला होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले S में आता है, फिर P में, फिर D में, फिर F में, तो F की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे इस MCQ का आंसर डेल्टा ऑप्शन। जो बेटा अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो उन रूल्स पे बेस करती है जिनके मुताबिक हम इलेक्ट्रॉन को जो है ना वो शेल के अंदर, सब शेल्स के अंदर, ऑर्बिटल्स के अंदर जो है ना उनको फिलअप करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो रूल्स हैं वो आफ्पा प्रिंसिपल है, पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंस रूल है। तो सबसे पहले आफ्पा प्रिंसिपल, आफ्पा जो है बेटा वो वर्ड जो है उसका मतलब है टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, जैसे किसी बिल्डिंग को उसकी बुनियाद से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉन को भी लो एनर्जी लेवल में सबसे पहले फिल किया जाता है। तो सबसे कम एनर्जी जो है वो उसकी होगी जिसकी N+L वैल्यू कम होगी, जिसकी जो है ना वो एनर्जी की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगा वो कम वैल्यू है, वो उसके लिए एक रूल है, विजविजर रूल या N+L वैल्यू, जिसकी N+L वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। जैसे 1s है तो उसकी जो N की वैल्यू 1 है और S की वैल्यू जो L की हमने फिक्स की थी वो 0 है, तो 1 + 0 1 आंसर आता है, तो फिर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p में, 3s में, 3p में, एंड अप टू सो ऑन। अगर दो सब शेल्स के लिए N+L वैल्यू सेम आ जाए तो फिर जो ना उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा जिसकी N वैल्यू कम होगी, यानी जिसके शेल नंबर की वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। तो फिर ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास आपका प्रिंसिपल है जो कि बेस कर रहा होता है N+L वैल्यू पे। जैसे यहाँ पे देखें तो अगर आपके पास 4s और 3d इन दोनों की वैल्यू हम देखते हैं तो 4 + 0 ये N+L वैल्यू, कि उसके जो नंबर ऑफ शेल की वैल्यू 4 थी और जो S की वैल्यू L की थी वो 0 थी, तो ये आंसर हमारे पास आया 4। इस तरह यहाँ पे 3 + D की जो वैल्यू थी वो 2 हमारे पास फिक्स थी, L वैल्यू N+L वैल्यू के हिसाब से, तो ये 5 बना। तो 4s की एनर्जी कम है, 3d की एनर्जी ज्यादा है, तो फिर 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा और 3d बाद में फिल होगा, यानी 4s हालांकि चौथे शेल में लेकिन वो पहले फिल होता है एज कम्पेयर टू 3d के। तो ये बेटा आपका प्रिंसिपल था। और नेक्स्ट था हमारे पास वो है पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये कॉन्सेप्ट ये देता है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर 2 इलेक्ट्रॉन residing in the same orbital to have a poly electron to have the same value of the 4 quantum number। यानी अगर आपके पास किसी एलिमेंट के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो किसी एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे पॉसिबल नहीं है जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम हो, यानी उनके कोई एक क्वांटम नंबर डिफरेंट होना चाहिए। मतलब क्या है जिसका, इसका मतलब ये है बेटा कि अगर आपके पास 2s है तो 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
अब इन 2 इलेक्ट्रॉन के हम n, l, m और s वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। n की वैल्यू जो है उसका शेल नंबर है जो कि 2 है, पहले इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। उसकी जो l वैल्यू वो तो 0 है क्योंकि s के अंदर मौजूद है, m वैल्यू भी 0, और इसकी जो है ना वो हम कहते हैं कि जी हमारे पास जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है, तो उसकी l वैल्यू जो है वो पॉजिटिव 1/2 मैं कर लेता हूँ। इसी तरह सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए शेल नंबर तो 2 ही रहेगा, उसकी l वैल्यू जो है क्योंकि वो s के अंदर मौजूद है 0 रहेगी, ये भी 0, लेकिन उसकी जो स्पिन है वो ऑपोजिट हो जाएगी। तो फिर 3 क्वांटम नंबर सेम हो गए, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर सेम नहीं था। तो जो चारों क्वांटम नंबर है, नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, यानी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, या एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन मस्ट बी ऑपोजिट। ये दोनों डेफिनेशन है पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। और लास्ट नंबर पे है हुड्स रूल। हुड्स रूल ये कहता है कि इफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल and more than 1 electrons are to be placed in them, then they should be placed in separate orbital with the same spin। कि अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपने फिलअप करने हैं तो फिर अगर इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं तो उनको आप फिलअप करेंगे विद द सेम स्पिन। जैसे ये 2p जो ना 3 है, तो नाइट्रोजन के अंदर टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 1s2 2s2 2p3। अब ये जो p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि 1s2 2s2 2px 2py 2pz, और फिर दोबारा से 1s2 2s2 2px 2py और 2pz। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं बेटा इस तरह से लिखे जाते हैं, ये ऑपोजिट स्पिन के साथ ऐसे इस तरह से, तो ये पहली पॉसिबिलिटी है जिसमें px py pz जो कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन सेम रहे विद सेम स्पिन। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, इसमें 1 और इसमें 0, तो ये इक्वल एनर्जी वाला नहीं होंगे, ये पॉसिबल नहीं है। हुड्स रूल ये कहता है अगर इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं तो इलेक्ट्रॉन सेपरेट रहेंगे विद सेम स्पिन। तो ये कॉन्सेप्ट हमें उसकी वैलेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है जो कि हुड्स रूल ने बताया हमें, तो फिर ये वाला रूल जो था वो उसका करेक्ट इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड कर रहा था। अब इसमें बेटा कुछ डिफरेंट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन जो ना रिक्वायर्ड है। तो पहले नंबर पे है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग द वेरियस सबशेल्स और एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की डेफिनेशन बेटा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट सबशेल्स में या एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, उसको हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कहते हैं। ग्राउंड स्टेट जो है वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट होती है बेटा किसी भी एटम की, और इस वजह से उसको ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। एक्साइटेड स्टेट जो है वो स्टेट होती है जिसमें एटम इज सेट विद एक्साइटेड स्टेट व्हेन द लो एनर्जी ऑर्बिटल इज वेकेंट एंड द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द हायर एनर्जी लेवल, या एनर्जी ऑर्बिटल भी कह सकते हैं, तो ये वाली बात भी ठीक है। और नेक्स्ट है डीजेनरेट ऑर्बिटल के वाले से कि वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी इक्वल होती है उनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। बेटा एमसीक्यूज है ऑर्डर ऑफ फिलिंग of subshell with respect to increasing energy according to the n plus l value। तो when 6d subshell is complete the entering electron goes into, कहते हैं अगर 6d फिल अप हो जाए तो आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। तो बेटा 6d की n plus l वैल्यू जो है वो आप उसे फाइंड आउट कर लें। ये देखें 6d, इसकी n plus l वैल्यू क्या बनेगी 6 + 2 यानी 8। अब ऑप्शन है 7s 7p 7d और 7f, तो इन सब की आप n plus l वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये n plus l वैल्यू, इधर भी n plus l वैल्यू, इधर भी n plus l वैल्यू, इधर भी n plus l वैल्यू, यह ये 7 + 0 7 + 1 7 + 2 और 7 + 3। अब 8 जो है ना वो ऑलरेडी मौजूद है, यानी 6d फिल हो चुका है, तो फिर उससे कम वैल्यू तो नहीं हो सकती। जैसे ये 7 वाली वैल्यू आ रही है, यहाँ पे 7 आंसर आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये तो उससे पहले फिल हो चुका होगा। जैसे मैंने भी आपको यहाँ समझाया था कि जिसकी n plus l वैल्यू कम आएगी वो पहले फिल होगा, जिसकी n plus l वैल्यू ज्यादा आएगी वो बाद में फिल होगा। तो 6d को फिल अप करने के बाद वगैरह इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, तो 6d से पहले 7s फिल हो चुका होगा, यानी ये वाली ऑप्शन माइनस हो गई, 3 ऑप्शन रह गए। अब इलेक्ट्रॉन उसमें जाता है जिनमें जो ना वो वैल्यू या तो इक्वल आ जाए या ज्यादा हो। अब जैसे यहाँ पे देखें कि आपके पास है 2p और 3s, इनकी वैल्यू 2 + 1 और 3 + 0, तो ये भी 3 और ये भी 3, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। तो फिर इलेक्ट्रॉन किसमें पहले जाएगा, जिसकी n वैल्यू स्मॉल है, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें पहले जाएगा, इसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो ये 8 ये भी 8, यानी इलेक्ट्रॉन पहले 6d में जाएगा, बाद में 7p में जाएगा, क्योंकि इसकी n वैल्यू कम है तो उसके फौरन बाद 7p में, और उसके बाद फिर 7d 7p वगैरह जो 7f वगैरह है वो बाद में आते रहेंगे। तो ये हमारा आंसर है, ये वाले पॉसिबल नहीं है। तो 7p इज द आंसर आफ्टर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन इन द 6d। तो फिर पहली ऑप्शन है 7f, बीटा ऑप्शन है 7s
चार्ली ऑप्शन है 7p, डेल्टा ऑप्शन है 7d, तो फिर यहाँ पे आंसर हुआ चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू बेटा, व्हाट इज द प्रोटॉन नंबर ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कहता है उस एलिमेंट का प्रोटॉन नंबर क्या होगा, यानी एटॉमिक नंबर क्या होगा जिसके अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों। तो पहली ऑप्शन है 6 में कार्बन का होता है, कार्बन में सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक एक्साइटेड स्टेट में जाके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो फिर ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट का जिक्र नहीं किया गया। बीटा ऑप्शन है 14 जो है बेटा एटॉमिक नंबर सिलिकॉन का, सिलिकॉन भी कार्बन वाली फैमिली का, इसमें भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। चौथी ऑप्शन है 16 जो है बेटा सल्फर का, सल्फर जो है उसको मैं यहाँ पे आपके सामने लिखूं तो सल्फर का जो है ना वो हमारे पास बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब 3p4 का मतलब है कि अगर आप इसको इस तरह से लिख देते हैं 3px 3py और 3pz, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो बचते हैं। तो फिर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो सल्फर में भी पॉसिबल नहीं है जो कि चार्ली ऑप्शन में था। डेल्टा ऑप्शन जो है 26 है, आयरन के लिए होता है बेटा। तो आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपके सामने लिखते हैं, तो आयरन जो है वो 26 है, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है कि आर्गॉन 18, उसके बाद आता है 4s2 और 3d6। अब 4s2 जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड है। अब डी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से हम लिखेंगे कि पहले 5 अनपेयर्ड आते हैं फिर एक पेयर्ड हो जाता है। देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द डी जो कि आयरन में मौजूद है बेटा। तो यही उसने पूछा था कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें मौजूद हैं बेटा, यहाँ पे वो डेल्टा ऑप्शन 26 का बना, तो इस एमसीक्यू का डेल्टा आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स ऑन लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन हैज हाफ फिल्ड पी सबशेल। कहते हैं कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसके अंदर जो है वो हाफ फिल्ड पी सबशेल मौजूद होगा। बेटा हाफ फिल्ड पी सबशेल जो है वो अभी हमने देखा नाइट्रोजन के अंदर होता है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो किस में एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद नाइट्रोजन जैसी जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगी, यानी 7 इलेक्ट्रॉन किस में पॉसिबल है। पहले ऑप्शन है कार्बन, उसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो 5 रह जाएंगे, इसमें तो पॉसिबल नहीं है। बीटा ऑप्शन नाइट्रोजन के ऊपर माइनस है बेटा, माइनस में एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पर नाइट्रोजन ही बन जाएगा, तो फिर जो ना वो इसमें पॉसिबल है, ये हमारा आंसर हो सकता है। चार्ली या नाइट्रोजन उसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो फिर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तो फिर ये तो आंसर नहीं हो सकता। डेल्टा ऑप्शन ऑक्सीजन +2 है, ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, अगर इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो ऑक्सीजन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लूज किए 6 रह गए, एक और लूज कर दिया 5 रह गए, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर जो पॉसिबल है वो सिर्फ बीटा ही है जो कि नाइट्रोजन -1 है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे नाइट्रोजन जैसी, यानी 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो यही हमारा आंसर है बेटा। नेक्स्ट एमसीक्यू है द इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड इन द एनर्जी सबशेल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यूज, दिस इज इन अकॉर्डेंस टू। बेटा ये डेफिनेशन जो है वो किस रूल की है, तो पहले ऑप्शन है पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो मैंने भी आपको बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, या एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए, पहला तो पॉसिबल नहीं है। बीटा ऑप्शन है आल्फा प्रिंसिपल, ये हमारा आंसर है बेटा, क्योंकि उसने जो आल्फा प्रिंसिपल की डेफिनेशन अभी हमने थोड़ी पहले डिस्कस की तो ये थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से फिलअप होंगे कि सबसे लो एनर्जी वाला पहले और हाई एनर्जी वाले उसके बाद में, तो बीटा ठीक है। चार्ली हुड्स रूल है, इसमें इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होने चाहिए ताकि उनको जब आप फिलिंग करें तो वो सेम स्पिन जो है वो उनकी फिलिंग हो सके, तो ये भी पॉसिबल नहीं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो कि क्वेश्चन में दी गई है। डेल्टा ऑप्शन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, वो भी पॉसिबल नहीं है, तो फिर इस एमसीक्यू का बीटा आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू बेटा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द पोटेशियम। पोटेशियम 19 एटॉमिक नंबर होता है बेटा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेक्ट कौन सी होगी, तो पोटेशियम 19 है बेटा। 19 का मतलब है कि जो ना वो आर्गॉन 18 आ जाएगा, आर्गॉन के बाद आता है 4s, तो 4s1 आपने देखना है, आर्गॉन के बाद 4s1 किस ऑप्शन में मेंशन है। पहली ऑप्शन जो है हमारे पास है आर्गॉन 4s1, बीटा नियॉन 4s1, चार्ली आर्गॉन 4s2, डेल्टा नियॉन 4s2, फिर इस एमसीक्यू का अल्फा आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू बेटा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज नो पेयर्ड p इलेक्ट्रॉन्स इन अ सिंगल अनकंबाइंड एटम ऑफ द एलिमेंट। कहते हैं किस एलिमेंट में कोई पेयर्ड p इलेक्ट्रॉन नहीं है जब वो अनकंबाइंड एटम जो है ना वो किसी भी एलिमेंट का हो। तो पहले ऑप्शन है कार्बन, कार्बन के अंदर आप जानते हैं कि 6 जो है उसका एटॉमिक नंबर है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो उसके अंदर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर यहाँ मेंशन कर लें तो इस तरह से बनेगी कार्बन 6 1s2 2s2 2px1 2py1, ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर कार्बन के बाद जो सेकंड नंबर पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को अगर हम देखते हैं बेटा, ऑक्सीजन 8 है, 1s2 2s2 2px2 2py1 और 2pz1, तो इसमें p के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो आ गए। चार्ली ऑप्शन जो बेटा हमारे पास है वो नियॉन है। नियॉन जो है वो तो नोबल गैस है, उसमें सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड होते हैं, 1s2 है 2s2 है
और 2p6, तो p के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड होंगे, तो मैंने उसको 2p6 लिख लिया। और डेल्टा ऑप्शन मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो है बेटा हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 12 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2, तो यहाँ पे p के अंदर अगेन जो है सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड मौजूद हैं, तो p के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ कार्बन में है, फिर इस MCQ का अल्फा आंसर। ये था बेटा आज का टॉपिक, उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज।